हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे। वेलकम टू फोरम आईएएस। दोस्तों, बैक टू स्कूल के इस सेशन में फिलहाल हम आपके साथ मॉडर्न इंडिया डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो तक हमने आपके साथ चैप्टर 3 जो हमारा डिस्कशन चल रहा था इसमें डच डिस्कस कर लिया था। तो करंट वीडियो में हम आपके साथ द इंग्लिश डिस्कस करेंगे। द इंग्लिश कौन? ये हमारे लिए ब्रिटिशर्स हैं, वही अंग्रेज हैं जिन्हें हम अंग्रेज के नाम से जानते हैं, ब्रिटिशर्स के नाम से जानते हैं। हिस्टोरियन ने इन्हें द इंग्लिश कहा है। तो इनके विषय में हम डिस्कस करते हैं, कैसे ये ब्रिटिशर्स इंडिया आ गए और कैसे यहाँ रूल करना स्टार्ट किया, उसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि आखिर ये एशिया की तरफ, इंडिया की तरफ आए हैं क्यों होंगे। देखिए, वो समय है जब पुर्तगाल जो पुर्तगीज कंपनी थी और डच कंपनी जो थी वो यहाँ से ट्रेड कर रही थी और बड़े बड़े शिप्स में बहुत सारे सामान यहाँ से ले जाती थी यूरोप में और सामान बेचती थी। ऐसे में उन्हें एक बहुत प्रॉफिट होता था। तो ऐसे में पूरे के पूरे यूरोप में ये खबर फैली कि जो एशियन ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। तो ऐसे में हमारे जो ब्रिटिशर्स थे ये कहाँ पीछे रहने वाले थे। देखिए, कुछ लोगों का ग्रुप था, ग्रुप ऑफ पीपल था, जिसे इंग्लिश एसोसिएशन भी कहा गया, जिसका नाम था द मर्चेंट एडवेंचरस। तो मर्चेंट एडवेंचर्स जो थे हमारे कुछ लोगों की समूह था, ग्रुप था, इन लोगों ने शुरुआत की कि जाकर एशिया में, इंडिया के पास जाकर ट्रेड करेंगे। ऐसे में देखिए, ये वो समय है जब हमने कहा कि जो पर्टिकुलर कंट्री होती थी वो खुद चाहती थी कि उनके लोग जो वहाँ जाएं और ट्रेड बिजनेस करें, ताकि वहाँ की जनता के साथ, कंपनी के साथ साथ क्या होगी, कंट्री को भी प्रॉफिट मिले। तो ऐसे में क्वीन एलिजाबेथ जो थी उस समय की क्वीन, उन्होंने एक रॉयल चार्टर जारी किया और जो हमारा मर्चेंट एडवेंचर्स था वो अब हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला? प्रिविलेज मिला ट्रेड करने के लिए। अब एशिया में जो भी अगर लंदन से, ब्रिटेन से कोई बिजनेस करने आता है तो ये सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी और सिर्फ इन्हें ही मोनोपोली होगा यहाँ ट्रेड करने का। तो ऐसे में ये पॉइंट हम याद रखेंगे। आगे देखते, देखिए जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी चली थी बिजनेस करने के लिए तो इनका मेन फोकस इंडिया नहीं था। मेन फोकस इनका जो हमारे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वाला एरिया है वहाँ पे फोकस था, क्योंकि इन्हें पता था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह होते हैं, स्पीसीज वगैरह होते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं है जाके उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इंडिया के कंटेक्स्ट में इन्हें पता था कि ऑलरेडी यहाँ पर मुगल एम्पायर रूल कर रहा था, जिनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ था। तो ऐसे में बिना उनके परमिशन के इंडिया में रूल करना पॉसिबल नहीं था। तो ये चले तो थे इंडोनेशिया की तरफ। साथ ही साथ क्वीन एलिजाबेथ का एक लेटर लेकर निकले थे अकबर के लिए। याद कीजिए, जब हम आपके साथ जहांगीर डिस्कस कर रहे थे तो हमने उस समय भी डिस्कस किया था कि जो हमारा हॉकिंस था ये निकला तो था अकबर से मीट करने के लिए, और ये इंडिया मुगल कोर्ट में जाता है तो हम देखते हैं उस समय तक अकबर की डेथ हो चुकी थी और जहांगीर रूल कर रहा था। तो ये सारे के सारे जो फरमान है सुनाए थे अकबर के नाम पर। जहांगीर इस बात में नाराज़ भी होता है कि भाई जहांगीर रूल कर रहा है, अकबर रूल नहीं कर रहा है। तो उसे बात समझ में आती है और उसके जो भी लोग सलाहकार लोग थे उन्होंने इसको सलाह दिया कि निकले तो होंगे भाई अकबर के नाम टाइम पे, बट यहाँ आते आते जहांगीर का रूल स्टार्ट हो गया। ऐसे में देखिए क्या होता है। हमने जब आपके साथ मिडाइवल इंडिया डिस्कस किया था तो ये डिस्कस किया था कि हॉकिंस को कोई भी फरमान, कोई ऑर्डर नहीं मिलता है। देखिए, पार्शली मिला था, 100% नहीं मिला था, इसलिए ये कहना गलत होगा कि उसे कुछ भी अधिकार नहीं मिला था। अधिकार क्या मिला था कि जो सूरत है वहाँ पर एक छोटी मोटी फैक्ट्री स्टेब्लिश कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अदर जो एरिया होंगे, जो मुगल एम्पायर बहुत बड़ा एरिया था उस समय तक, आप समझिए। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सूरत में कंपनी स्टेब्लिश करने का इन्हें पावर मिला था। देखिए क्यों मिला था। जब ये इंडिया आया था कोर्ट में उस समय तक इसके साथ बहुत ही फ्रेंडली मैनर में जहांगीर ने बिहेवियर जो उसका था बहुत फ्रेंडली मैनर था। बट समझिए उस समय तक क्या था, जो पुर्तगीज थे उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ था। ऐसे में पुर्तगीज नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स आकर इंडिया पर रूल करना स्टार्ट करें, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार जब ब्रिटिशर्स यहाँ आ जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जो हम ट्रेड के साथ प्रॉफिट कमा रहे हैं उनमें शेयरिंग होने लगेगा। तो ऐसे में इन्होंने जहांगीर को भड़काया और जो कोर्ट था आगरा का वहाँ से इसे एक्सपेल करवा दिया, बाहर करवा दिया। देखिए यहाँ से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, किसके किसके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में और जो पुर्तगीज हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा यहीं से, क्योंकि पुर्तगीज ने ही हॉकिंस को जहांगीर के कोर्ट से बाहर करवाया था। इनडायरेक्ट फॉर्म में यहाँ से एनिमीशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, बट आगे देखेंगे कैसे वॉर होगा, उनके बीच में बैटल होगा। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उसे बिल्कुल कोई फरमान नहीं मिला था। फरमान मिला था, छोटी मोटी फैक्ट्री स्टेब्लिश कर ली थी उसने सूरत में। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। देखिए आगे क्या होता है। हमने कहा कि यहाँ से पुर्तगीज जो पुर्तगाली थे और ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट होता है। अब जैसे ही
ब्रिटिशर्स यहाँ आते हैं तो उनके बीच में होती है एक बैटल 1612 में, स्वैली की बैटल ऑफ स्वैली जो कहा जाता है। वहाँ पर दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। बट समझिए जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, उनकी जो नेवी थी वो उस समय की बेस्ट नेवी थी। और ऐसे में 1612 हो या 1614 हो, दोनों टाइम जब सामना होता है पुर्तगीज और ब्रिटिशर्स का, तो हर बार जो होते हैं पुर्तगीज हारे जाते हैं और ब्रिटिशर्स क्या होते हैं, विन होते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो जैसे ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं तो जो हमारे मुगल एम्पायर के लोग थे उन्हें लगता है कि पुर्तगीज का जो मोनोपोली चला आ रहा था उस समय, उनको तोड़ने वाला कोई आ गया है ब्रिटिशर्स। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के लिए एक प्लस पॉइंट मिल गया कि अब जो पुर्तगीज को किनारे करके पर्टिकुलर वहाँ पर रूल करना स्टार्ट करेंगे, बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसा कि हमने कहा, अब मुगल क्या सोच रहे हैं कि हम ब्रिटिशर्स को यूज करेंगे और पुर्तगालियों को यहाँ से भगा देंगे, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा था कि पुर्तगाली धीरे धीरे पर्टिकुलर पूरे एरिया पर कब्जा करने लगे हैं। बट साथ ही साथ ब्रिटिशर्स इस फायदे का फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगे कि पुर्तगीज को काउंटर करने के चक्कर में इनके बहुत करीबी हो गए मुगलों के। अब देखिए आगे क्या होता है। इसी कंटेक्स्ट में देखिए 1615 में हमने आपसे डिस्कस किया था कि टॉमस रो आता है फिर से गवर्नमेंट का वहाँ एक फरमान लेकर, जो सूरत में हमारा जो हॉकिंस था वो नहीं कर पाया था, सिर्फ सूरत का ही एक ऑर्डर ले पाया था कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए, वो हमारा कर देता है टॉमस रो। कैसे करता है ये पॉइंट यहाँ पे समझने वाली ज़रूरत है। देखिए उस समय तक ब्रिटिशर्स जो थे प्रेशर बनाने की कंडीशन में आ गए थे मुगल एम्पायर पर। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जहांगीर को ये पूरी तरीके से प्रेशराइज करता है कि अगर हम ना रहे यहाँ पर तो जो डच हैं, जो पुर्तगीज हैं वो यहाँ रूल करना स्टार्ट कर लेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ऐसे में दो चीज़ें हुई, जो मुगल एम्पायर का जो नेवल वीकनेस था, हमने पहले भी डिस्कस किया आपसे कि कभी भी मुगल एम्पायर का कोई भी किंग रहा हो उसने कभी भी कोई नेवल आर्मी बनाने की कोशिश नहीं की, नेवी उनकी थी ही नहीं। तो ऐसे में उनके सामने एक ही ऑप्शन था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके सारी बातों को मान लें, नहीं तो क्या होगा, ये ब्रिटिशर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी तो पुर्तगीज प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है टॉमस रो को। क्या एडवांटेज मिलता है, अब टॉमस रो ने इस बात के लिए जहांगीर को मनवा लिया कि पूरा का पूरा जो मुगल एम्पायर है वो कहीं पर भी अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं, कहीं पर भी जाकर ट्रेड कर सकते हैं। समझिए उस समय तक क्या था, पूरा ये सब एरिया उन्हीं के अंडर में था। तो अब उनके लिए एक बड़ा सा एरिया मिल गया। जहाँ एक सूरत छोटी सी कंपनी खुली गई थी उसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो उनके लिए पूरा का पूरा ये पूरा कोस्ट हो गया, ये पूरा कोस्ट हो गया, और पर्टिकुलर इंटरनल ये भी एरिया हो गया। तो ये सबसे बेस्ट कहा जाता है, टॉमस रो का अचीवमेंट कहा जाता है कि इंपीरियल फरमान उसने जारी करवा लिया था। देखिए ये वो समय है जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि ब्रिटिशर्स धीरे धीरे क्या करेंगे, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कैसे हम देखेंगे, फिर मराठों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। स्टार्टिंग में तो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं ये, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि धीरे धीरे सबके कोर्ट में घुसने लगते हैं और जो इनकी इंटरनल प्रॉब्लम होती है उनमें इंटरवेन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे ही फरमान मिलता है ब्रिटिशर्स को, पुर्तगीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे मोनोपोली बनाए हुए थे। ऐसे में फिर से इनके बीच में बैटल होता है 1620 में, जो बैटल चलता ही रह जाता है 1630 तक। हर बार कहीं ना कहीं जहाँ पे भी हो, बहुत छोटे मोटे बैटल होते हैं जिसे हम अलग से पूरे के पूरे हिस्ट्री क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो छोटे मोटे बैटल होते रहते हैं, चलते रहते हैं। जो कहा जाता है हिंदी में वर्चस्व की लड़ाई, वो चलती रहती है। पुर्तगीज को लगता है कि हम पहले से आए थे यहाँ पर और हमारे बनाए बनाए जो चीज़ें हैं उन पर रूल करना स्टार्ट कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स को लगता था कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं इनसे, इसलिए हमें रूल करने का अधिकार है। तो ऐसे में देखिए क्या होता है, 1662 में एक बहुत ही अच्छी घटना होती है। अच्छी घटना इन सेंस कहिए कि जो ब्रिटिशर्स किंग था वो चार्ल्स सेकंड, वो जो पुर्तगीज क्वीन थी उनसे भी शादी कर लेता है। और ऐसे में जो इनकी जो दुश्मनी चल रही थी वो दोस्ती में बदल जाती है। और जो बॉम्बे पर, जो समय का जो बॉम्बे है, वो दे देते हैं डॉरी में ब्रिटिशर्स को पुर्तगीज। ये पॉइंट हमेशा याद रखने वाली ज़रूरत है। और साथ ही साथ इसके बाद सिर्फ और सिर्फ गोवा, दीव और दमन जहाँ इनकी फैक्ट्रियाँ थीं वहीं पर इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रह जाता है। बाकी पूरे इंडिया पर इनका कोई जो एस्टेब्लिशमेंट था वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ऐसे में समझिए डॉरी में क्या मिला, आइलैंड ऑफ बॉम्बे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पुर्तगीज की जो पूरी की पूरी जो सेटलमेंट थी इंडिया में, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड उनके जो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।
तो यहाँ पर धीरे धीरे हम देखेंगे पुर्तगीज का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सॉर्ट आउट हो जाता है, उसके बाद रूलर कौन होगा, ब्रिटिशर्स। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए, इस समय तक डच भी इंडिया आ चुके थे, तो डच भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो उसे हम देखते हैं डच के साथ क्या हुआ। देखिए इस समय तक डच भी उतना ही स्ट्रांग थे जितना कि पुर्तगीज थे, कहिए कि पुर्तगीज से ज़्यादा स्ट्रांग थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पूरे जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वाला एरिया है, वहाँ पर इनका स्ट्रांग होल्ड था। ऐसे में जो स्पाइस ट्रेड था, मसालों का व्यापार था, इसके लिए इनके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, इंग्लिश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट किसके लिए? स्पाइस आइलैंड के लिए। बहुत तगड़ी वाली लड़ाई होती है। 1654 में जो स्टार्ट होती है, 1667 में आकर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट इन सेंस क्या एग्रीमेंट होता है कि अब जो होगा, डच क्या करेंगे, पूरे इंडिया वाला जो एरिया है उसे छोड़ देंगे, बट साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स होंगे वो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वाला जो एरिया होगा वहाँ पर इंटरवेन नहीं करेंगे। तो ऐसे में समझिए कि इन लोगों ने क्या किया, अपने अपने एरिया बांट लिए। आप यहाँ बिजनेस कीजिए, हम यहाँ बिजनेस करेंगे। जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा होशियार थे, चालाक थे। उन्हें पता था कि मसालो आइलैंड जो है, जो मसाला आइलैंड है, जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा हमारा, वो लॉन्ग टर्म तक उतना बिजनेस प्रॉफिट नहीं दे पाएगा जितना कि इंडिया दे पाएगा। कहा भी जाता था कि जो इंडिया था वो सोने की चिड़िया थी, और उन लोगों ने देख लिया था कि इंडिया में ज़्यादा स्कोप है बिजनेस करने का, यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो ऐसे में उन लोगों ने इंडोनेशिया को किनारे छोड़ दिया और इंडिया पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। देखिए ऐसा नहीं कि जब धीरे धीरे कुछ कॉलोनियाँ बची हुई थी, जो डच थे या पुर्तगीज थे, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है। ये 1795 की बात है, वहाँ तक देखेंगे हम कि डच और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट रहता है। बट 1795 के बाद पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है हमारा ब्रिटिशर्स स्टार्ट कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, वो पूरा इंडिया पर रूल करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे में देखिए अब धीरे धीरे क्या करेंगे, अब उनके पास फरमान भी मिल चुका है, पूरे इंडिया पर कहीं पे भी कंपनी खोल सकते हैं, कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे हर जगह पर जाकर बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने जो इनका फरमान मिला उसे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने में सक्सेस कर लिया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.